साथियों नमस्कार। आज जो अपन एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, भारत का भूगोल। और यूनिट की शुरुआत में अपन जो बात करने जा रहे हैं, भारत की स्थिति क्या है वैश्विक दृष्टि में, उसका विस्तार क्या है, किन अक्षांश देशांतरीय भागों में है, आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं। इसके एक सामान्य परिचय के रूप में अपनी ये क्लास रखी गई है, जिसमें अपन शुरुआत से बात करते जो बेसिक जानकारी, आगे के जो अपने टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो सारे इससे कहीं ना कहीं बेसिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार पता चले भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत का भौतिक भाग है वो किन अक्षांश और देशांतरीय भागों में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में है, इसकी बेसिक जानकारी से अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आइए अपन सामान्य जानकारी में देखिए, ये आपके सामने भारत का जो मानचित्र बना हुआ है और इसमें आपको अक्षांश, देशांतर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये सभी इसमें दिए हुए नजर आ रहे हैं। पहले अपन विश्व से शुरुआत करते हैं, वैश्विक दृष्टि से भारत की कहाँ स्थिति है। देखिए इसमें आपके सामने ये देखिए आपके सामने ये पृथ्वी का पार्ट, ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन नाम देते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वाले भाग की बात कर रहे हैं और इसे ही अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। इससे उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। फिर देखिए आप, उत्तर से दक्षिण ये जो लाइन है, ये 0 डिग्री, जिसको अपन नाम देते हैं ग्रीनविच रेखा। प्रधान मध्याह्न कह दें, 0 डिग्री देशांतर कह दें, और इससे पूर्व का भाग है ये अपन कहें पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम का भाग है ये है पश्चिमी गोलार्ध। पूरा विश्व अक्षांश और देशांतरी दृष्टि से 4 गोलार्ध में बटा हुआ है। भारत की जो स्थिति है, भारत जहां अपन कह रहे जो स्थित है, भारत अपन कहें यहां है, ये भारत है। इसका तात्पर्य भारत किस गोलार्ध का हिस्सा हुआ? भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध का मतलब अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतरों के अंदर स्थित है। इसका मतलब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यहीं से अपन बात शुरुआत करते हैं। भारत वैश्विक दृष्टि से पूरे विश्व की दृष्टि में, वैश्विक दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहली जानकारी तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अपन जो बात करें अक्षांश व देशांतरीय, जो अपन के मान की बात कर रहे हैं, जो अपने इस मैप में दे रखा है, देखिए इसी वाले पार्ट से अपन देखते हैं। जहां आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि का भाग है,
भारत की मुख्य भूमि का मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और इस कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय मान यहाँ लिखा हुआ है, मैं मोटे रूप में आपके सामने लिख देता हूं। इसको लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी विषुवत रेखा से ऊपर शुरुआत होती है, भारत की यहां से शुरुआत होती है। तो ये जो अपन कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से। फिर आप देखें ये अपन कहीं कन्याकुमारी से फिर अपन ऊपर की तरफ जो चल रहे हैं पार्ट में, फिर आप देखा 9, 10, 11, 12, और ये जो आप देखें गुजरात के पास ही आपके सामने डॉट डॉट लाइन है ये, और इस लाइन का नाम है कर्क रेखा, जो आपके सामने ये 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, और इसको नाम दिया अपने कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, और जब कटिबंधों की बात करते हैं तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक का भाग है, ये भाग तो कहलाता है उष्ण कटिबंध, इस वाला भाग, इससे नीचे वाला है ये तो है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से दक्षिण का भाग, और कर्क रेखा से ऊपर का भाग है ये कहलाता है अपन कहें शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसका तात्पर्य भारत उष्ण व शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, और दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्ण कटिबंध का भाग है, कर्क रेखा से ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, और इसी के आधार पर जलवायु का भी निर्धारण होता है। विश्व में जलवायु के निर्धारित करने में एक कारक अपन कहें अक्षांश है, अक्षांशीय मान है, जिसके आधार पर अपन कटिबंध का निर्धारण करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु निर्धारण करने में कई कारक हैं, उनमें एक कारक अक्षांश भी है। जैसे अपन कहें कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, नीचे उष्ण कटिबंध, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु का भी विकास हुआ है और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का भी विकास हुआ है, और इसीलिए उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। फिर देखिए 23.5 से फिर उसके ऊपर बढ़ते हुए गए, और फिर आप देखिए सबसे ऊपर जो आज अब जो लद्दाख का जो पार्ट है, और यहाँ अपने सामने जो लिखा हुआ है, तो यहाँ अपन कहीं जो अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ये कन्याकुमारी, और इस वाले भाग को नाम देते हैं इंद्राकोल, का नाम है इंद्राकोल। इस पॉइंट का जो नाम है उसका नाम है इंद्राकोल। इंद्राकोल से कन्याकुमारी तक भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, लेकिन इस कन्याकुमारी से भी नीचे आपको नजर आ रहा है इस वाले भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका जो अक्षांशीय मान है वो जो और भी आपको नीचे नजर आ रहा है। देखिए आप इस वाले भाग में यहाँ जो अपन कहें ये जो पार्ट है, इसके पास जो अक्षांशीय मान है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरतम स्थान इंद्राकोल। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो अपन कहें 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर में सुनामी आई, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास भूकंप, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई, और उस समुद्री भूकंप के कारण
और ये इंदिरा पॉइंट वाला भाग जलमग्न हो गया, डूब गया। तो अब ये भाग नहीं है, तो इंदिरा पॉइंट की जगह अपने को स्थान मिलता है ग्रेटर निकोबार, जो सबसे दक्षिण का जो द्वीप है जिसका नाम है बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार का दक्षिणतम भाग या ग्रेटर निकोबार का दक्षिणतम भाग। तो अब इसका नाम ये है बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग। सही मायने में अब इसका नामकरण यही है। मैंने कहा कि पहले इंदिरा पॉइंट था, अब इसका नाम क्या है? अब जो पेपर में आता है वो अधिकांशतः विकल्प में यही आता है ग्रेटर निकोबार या बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसका मतलब अपने दो बातें की, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसको अपन ने कहा दक्षिणी निकोबार या बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग, जिसका पूर्व में क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट था या पैगमिलियन पॉइंट जिसको नाम दिया गया था। और इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है और भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत होती 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से। अब प्रश्न आता है अक्षांशीय विस्तार से, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको विकल्प ध्यान रखना कौन सा विकल्प है। लेकिन जब प्रश्न में आए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो संपूर्ण भारत की बात करेगा तो यहां से शुरुआत होगी। और यदि पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मुख्य भूमि की बात करेगा तो फिर कन्याकुमारी से शुरुआत होगी, कन्याकुमारी से और इंदिराकोल। इसका मतलब संपूर्ण भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से 37 डिग्री 6 मिनट इंदिराकोल तक है। ये अपनी बात हुई अक्षांशीय विस्तार की। अंतराल कितना है ये अपन आगे निकाल के देखेंगे। अब देखिए इसी वाले डायग्राम से जो जुड़ी हुई बात है, जो अपने सामने दिया हुआ है देशांतरीय जो बात कर रहे हैं, और इस लाइन से ये ग्रीनविच है, इससे आप देखिए तो ये भारत की स्थिति यहां से शुरुआत होती है और ये जो अपन की शुरुआत है ये अपन की ये 68 डिग्री 7 मिनट है। तो जो देशांतरों की बात है ये इस वाले पार्ट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरुआत हो रही है। सात मिनट पूर्वी देशांतर, फिर अपन कहें 69 70। अब जैसे अपन के राजस्थान की शुरुआत कहाँ होती है? यहीं से 69 डिग्री 30 मिनट से, फिर 70 71 72 और इस रूप में कहां तक पहुंचे? अरुणाचल प्रदेश में। तो जहां आपके सामने ये भाग नजर आ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, वहां तक का ये भूभाग है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार है। और इसमें जब आप देखेंगे इस वाले भाग में, जहां अपन के सबसे पूर्व में जो अपन के अरुणाचल प्रदेश है, यहां जो स्थान है इस स्थान का नाम है किवीथू। किवीथू ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थान है किवीथू। किवीथू सबसे पूर्व का भाग है। और फिर जब आप अपन के सबसे पश्चिम और ये जो अपन के गुजरात वाला जो भाग है, इस स्थान के नाम है जो अपन लिखते हैं, यहां देखिए गोरमोता।
ये गुजरात का स्थान है, इस स्थान। पूर्व में किविथु अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात के गोरमोता तक ये कंप्लीट देशांतरी विस्तार है। तो ये अपने बात की देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, देशांतरी विस्तार जो अपने को लगता है कि भारत का ये जो भाग है ये पूरब है, ये पश्चिम है और पूर्वी देशांतर में है। तो कई बार विद्यार्थी इस तरीके की गलती नहीं करे, अगर ये पूरब है तो यहां से शुरुआत है, 68 69 70 इस रूप में नहीं है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, तो यहां ग्रीनविच से शुरुआत होती है 1 2 3 4। तो आप ध्यान रखना 68 69 70 71 इस रूप में बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं प्रश्न के रूप में, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से गुजरता है? 97 डिग्री, तो 97 डिग्री कहां गुजरेगा? एक ऑप्शन लिखेगा गुजरात, एक लिखेगा अरुणाचल प्रदेश, तो एक पूर्व का एक पश्चिम के इस रूप में, और दो राज्यों का नाम लिख दिया, एक आपके सामने कह दिया राजस्थान, एक लिख दिया कर्नाटक। इसका मतलब 97 कहाँ है? 68 से शुरुआत हुई है जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये ध्यान रखना। और 97 कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट जो आगे तक अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब 97 जो डिग्री देशांतर है वो कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश। और ऐसे मैंने कहा 68 डिग्री 7 मिनट, तो 69 डिग्री कहाँ आएगा? गुजरात में आएगा। आरएस प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, जिसमें दोनों प्रश्न एक ही पेपर में थे। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से है? तो जो अपन कहें गुजरात से। और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। फिर देखिए भारत का जो विस्तार है, जो क्षेत्र की दृष्टि से जो आप देख रहे हो, उत्तर से जो दक्षिण वाला जो भाग है, यानी अपन कहें इस वाली लाइन के माध्यम से जो आपके सामने है, उत्तर से दक्षिण जो अब लद्दाख है, ये पहले जम्मू कश्मीर होता था, जम्मू कश्मीर राज्य दो पार्ट में डिवाइडेशन हो गया और दो यूनियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो ये लद्दाख का पार्ट है उस वाले भाग से, यानी यहां लद्दाख है, ये ध्यान रखना। लद्दाख के क्षेत्र से लेकर और अपन के यहाँ कन्याकुमारी तक का ये जो टोटल है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो है, आप देखिए ये आपके सामने, ये पूर्व और ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का जो क्षेत्र का विस्तार है लंबाई के अंदर, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो आपको दोनों से देखने से आपको पता चल रहा है, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसमें अधिक कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की कम है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है? तो दोनों को घटा दें, लेकिन दोनों को वही घटा पाएगा जो इसको ध्यान है, दोनों का मान। तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और दोनों का जब अंतर की बात करता है तो अपन कहें 281 किलोमीटर की लंबाई है जो दोनों का अंतर आएगा। इसको चेक करेंगे तो आपके सामने यही आएगा। अब देखिए आगे आप, ये आपके सामने दोनों का जो अंतर है, ध्यान रखना, जो अंतर है 3214 माइनस 2933, 281 किलोमीटर। ये अपन के कई बार प्रश्न इस तरीके से आता है, कंसेप्चुअल रूप में आपसे पूछा जाए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा अधिक है।
तो कथन क्या है? सही है। या ऐसा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है, तो ये कथन क्या है? सही है। तो ये अपन ने बात की अक्षांश। आज जो अपन के संपूर्ण भारत 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। देशांतरीय विस्तार की बात करता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग, जिसका पहले किस नाम से जानते थे? इंदिरा पॉइंट, जो आजकल जलमग्न हो गया, डूब गया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। साथ में भारत का उत्तरतम स्थान इंदिराकोल। भारत का सबसे पूर्व का स्थान किविथु अरुणाचल प्रदेश। और भारत के सबसे पश्चिम का स्थान गोरमोता जो गुजरात में है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जिससे ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध, नीचे का भाग उष्ण कटिबंध। प्रायद्वीपीय भारत उष्ण कटिबंध का हिस्सा है अपन कहें। बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा भी अपन कहें 8 राज्यों से गुजरती है, जो अपन आगे वाले मैप में देखेंगे, वहां जानकारी देखेंगे। तो ये अपनी एक बेसिक जानकारी। और वैश्विक दृष्टि से अपन ने कहा कि भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए आगे आइए, इसका जो अंतराल से इससे संदर्भित जो बात है देखिए। भारत का अक्षांशीय अंतराल अक्षांशीय अंतराल कितना है? देखिए, यदि मैं आपके सामने कहूं संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की बात करें तो देखिए आपके सामने 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट, ये अंतर है। संपूर्ण भारत की बात की है, जब अपन कहें ये बड़ा निकोबार का दक्षिणी भाग है, और ये अपन कहें इंदिरा कोल वाला भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी अक्षांश और देशांतरीय अंतराल को ज्ञात करें तो ये ध्यान रखें डिग्री, ये पार्ट तो अपन कहें डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 60 के गुणज में है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो 6 मिनट में से 45 मिनट घट नहीं सकते। तो अपन ने देखा कि इसमें इधर से 1 डिग्री ली, तो इधर से 1 डिग्री ली, तो उस डिग्री में कितने मिनट? 60। इसका मतलब 60 मिनट वो आ गई। तो इधर क्या बच जाएंगे? अपन कहें 36। भाई अपन 6 में से 45 घट नहीं सकती, तो इधर से 1 डिग्री ले गए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट तो वो है, 6 ये हैं, तो कितनी हो गई? 66। और इधर से 1 डिग्री उधर ले गए, तो 1 डिग्री कम होगी, तो यहाँ कितने बच गई? 36। इसका मतलब इधर 66 मिनट, ये 45, कितने बच गए? 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 मिनट। फिर इधर अपन कहीं कितने मिनट हैं? 36, 36 में 6 गए तो 30। ये अक्षांशीय अपन कहें अंतराल है, किसका? संपूर्ण भारत की भूमि का। ये ध्यान रखना, 1 मिनट में 60 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये आपको गणना ध्यान रखनी है। तो ये तो अपन कहें संपूर्ण भारत का। अब मैं आपके सामने कहूं भारत की मुख्य भूमि का। भारत की मुख्य भूमि का, मेन लैंड।
मुख्य भूमि का, और मुख्य भूमि की जो स्थिति है देखिए आप, वही आपके सामने आया 37 डिग्री 6 मिनट, और मुख्य भूमि जो अपन कहीं कन्याकुमारी से शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट। 6 मिनट में से 4 मिनट गई तो 2 मिनट, 37 में से 8 गई तो 29 डिग्री। इसका मतलब कितना हुआ? 29 डिग्री और 2 मिनट। इसका मतलब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय, जब आप बात करें संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय है वो तो है 30 डिग्री 21 मिनट, और भारत की मुख्य भूमिका है वो 29 डिग्री 2 मिनट। ये 30 डिग्री से ज्यादा है, ये 30 से कम है। तो ऐसा लिखा जाता है भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। इन दोनों के आधार पर क्या कहते हैं? लगभग 30 डिग्री है। तो इसमें अपन ने एक लाइन लिख दी, भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री भारत का अक्षांशीय अंतराल लगभग 30 डिग्री। जैसा ऑप्शन पूछेगा वैसा ही अपन आंसर करेंगे। ये तो अपनी बात हुई अक्षांश की। अब देखिए आपके सामने देशांतर की बात, और ये लो भारत का देशांतरीय अंतराल, और देशांतरीय अंतराल की क्या स्थिति आपके सामने, जिसको अपन ने देखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट, जिसमें 68 डिग्री 7 मिनट, 25 में 7 गई तो अपन कहें 18 मिनट, 97 से 68 गई तो 29 डिग्री। इसका मतलब 29 डिग्री 18 मिनट ये भारत का देशांतरी अंतराल है। और इसको भी यही लिखा जाता है कि ये 30 से कम है, 29 से ज्यादा है। तो जहां राउंड फिगर में पूर्णांक में जब लिखते हैं तो इसको भी लिखते हैं कि भारत का देशांतरी अंतराल लगभग 30 डिग्री है। तो इसको भी इस रूप में लिखते हैं, भारत का देशांतरी अंतराल लगभग 30 डिग्री है। इसका भी यही आंसर। इसका मतलब भारत का अक्षांश व देशांतरीय अंतराल दोनों ही लगभग 30 डिग्री हैं। लेकिन प्रश्न की प्रकृति पे भी निर्भर होगा कि प्रश्न क्या पूछा जाता है। पिछली बार ही जब एग्जाम हो रहे थे तो एग्जाम में HM हेडमास्टर का एग्जाम हुआ, और उस एग्जाम में क्या विकल्प आया इस देशांतरीय अंतराल से। उस देशांतरीय अंतराल से प्रश्न ये पूछा जिसमें ये बताया अगर भारत का देशांतरीय अंतराल है, ये प्रश्न था, और उसमें 4 विकल्प आए। A 28 डिग्री, B 29 डिग्री, C 27 डिग्री, D 31 डिग्री। भारत का देशांतरीय अंतराल कितना है? ये 4 विकल्प है ये आपके सामने। मैंने कहा कि बहुविकल्पी जो अपन कहें प्रश्नों के अंदर, जिसके अपन कहें ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न हैं, उस पेपर के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिए गए 4 विकल्प में सबसे सही या उन 4 में सबसे सही कौन सा है, उसी के आधार पर अपने को आंसर तय करना है। तो इस वाले आधार पे अपन ने तो क्या लिखा, अंतराल कितना है 30। 30 तो साहब ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो विकल्प में ही नहीं है।
अब 30 विकल्प में नहीं है तो आप देखिए अपना वास्तव में कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। इसका मतलब अपन कहीं इसमें देखें 28 हो नहीं सकता, तो कम है, 29 है। 27 भी नहीं हो सकता, 28 भी नहीं हो सकता, और ये 30 को भी पार कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, बी 29, और यही उसमें सही विकल्प था। तो ये ध्यान रखना है, यदि आपने कंसेप्चुअल रूप में सारे पाठ्यक्रम को पढ़ा है तो आपके सामने प्रश्न की प्रकृति कैसी भी बने, आप उसका आंसर करने की स्थिति में हैं। कई बार विद्यार्थियों का ये कहना रहता है, अच्छा आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई पुस्तक बता दें। मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है जो हल करने हैं वो आप तब करें जब पहले एक बार उसको कंसेप्चुअल रूप में पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर उसके जितने भी प्रकार के जिस जिस प्रकृति के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करें, जिससे आपको पता चले कि किस किस प्रकृति के, कितनी गहराई के, किस दृष्टि से प्रश्न बनते हैं और उनको करने में अपन कितने सहज हैं या कहाँ अपने को उसमें कोई कठिनाई आई है। डायरेक्ट यदि अपन प्रश्न करते हैं तो उसमें अपना बेस तैयार नहीं होता है। तो पहले एक बार अच्छे ढंग से उसको अध्ययन करें, टॉपिक को अध्ययन करके उससे संदर्भित फिर आप उन प्रश्नों को हल करें, फिर आपको पता चले और सही ढंग से उनका आप आंसर भी तभी निकाल पाएंगे। तो ये अपन के देशांतरीय अंतराल, इसका मतलब ऐसा भी लाइन कहा जा सकता है, भारत का अक्षांश व देशांतरीय अंतराल दोनों ही लगभग कितने हैं, 30-30 डिग्री हैं। अब देखिए आपके सामने जो देशांतरीय अंतराल से, जब अक्षांश देशांतर के टॉपिक की भी अपन चर्चा करते हैं तो उसमें देशांतरीय अंतराल से जानकारी प्राप्त होती है। एक देशांतर 4 मिनट के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और सूर्य अपन के पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो भारत के अंदर जो पूर्व से पश्चिम तक का जो समय अंतराल है वो समय अंतराल इसके आधार पे ही तय है। और यहाँ लगभग अपने का कितने डिग्री है, 30। तो आप देखिए 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। समय अंतराल कितना बनता है, 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। भारत में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। आप यूं भी कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सुबह 8 बज रहे हैं, वहाँ का जो अपन के वास्तविक जो अपन के समय है जिसको अपन लोकल टाइम के रूप में मानते हैं, तो उसके 2 घंटे बाद अपन के गुजरात में उदय होगा। 2 घंटे का अंतर है। लेकिन एग्जैक्ट की बात करें तो ये है, और एग्जैक्ट की बात करते हैं तब आप देखेंगे इसमें तो कितना आएगा, 29 गुना 4, 116 मिनट। ये तो मिनट हो गई। फिर अपन के 18 आगे मिनट बच रही हैं, जो अपन के 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 60 का भाग दे लेंगे, तो 18 गुना 4 72। 72 में 60 का भाग दे रहे हैं तो पता चल रहा है 1 मिनट और 12 सेकंड होती हैं। इसका मतलब 1 मिनट और 12 ये आपके सामने सेकंड, ये टोटल होगी 117 मिनट। टोटल जो हुई है 117 मिनट और 12 सेकंड, ये टाइम हो गया एग्जैक्ट की जो अपने बात की है। हालांकि सही मायने में अपन कहें आप तो लगभग में जो अपन बात करें 30 डिग्री, उसके आधार पर 2 घंटे का अंतराल होता है। बल्कि अपन यदि इसको और भी गहराई से देखते हैं तो जहां अपन कहीं 29 डिग्री 18 मिनट एग्जैक्ट की बात करते हैं तो उसके आधार पे अपन कहीं कितना होता है, 117 मिनट और 12 सेकंड। सेकंड के लिए 2 लाइन होगी, 2 डंडी खींची हुई हैं। डिग्री के लिए बिंदी टाइप में है, जो अपन के मिनट के लिए 1 लाइन है, सेकंड के लिए 2 लाइन।
तो ये अपनी बात हुई अक्षांश व देशांतरीय अंतराल की बात हुई। अब अपन बात करते हैं भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, और साथ में भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत के एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थिति है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, उपमहाद्वीप में कौन से देश हैं, उनकी देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। ये आपके सामने भारत का मानचित्र है और इसमें सभी राज्यों का नाम लिखा हुआ है। दो चीजें इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो अपन के कुछ परिवर्तन हुआ है। पूर्व में जहां अपन कहें जब 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, लेकिन उसके बाद दो परिवर्तन और हो गए। तेलंगाना बनने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जो अपन कहें जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर जो राज्य था, वो जम्मू कश्मीर राज्य दो पार्ट में डिवाइडेशन हो गया और राज्य की जगह इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ, जिसमें लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे ही जम्मू कश्मीर का जो बिल आया, उस बिल के आधार के ऊपर भारत में जो राज्य एक कम हो गए, तो राज्य तो कितने हो गए 28, 29 की जगह, और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे और 2 ये हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कितने हो गए 9, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन पुनः 26 जनवरी 2020 को फिर एक नया बिल आया और जो दादर नगर हवेली, ये आपको नजर आ रहा है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला दिया और मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो जो 9 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए 8। तो आज वर्तमान की जब अपन बात करते हैं वर्तमान समय में, तो कितने अपन कहें राज्य हैं वर्तमान समय के अंदर भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। शासित प्रदेश हैं 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कौन से, इसमें अपने कहा जम्मू कश्मीर का दर्जा हट गया है। मैपिंग में जब आप देखते हो तो जो राज्यों के अपन कहें नाम आपको दिख रहे हैं, जहां अपन कहें ये राजस्थान है, यहाँ आप देखें ये हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और इसी आंध्र प्रदेश से अलग बना था तेलंगाना। फिर इधर देखिए तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है, इधर आप देखते हैं तो ये सिक्किम, फिर नॉर्थ ईस्ट में ये अपन कहें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर आप देखें तो मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और ये असम। इस तरीके से जो अपन जो राज्यों की बात करते हैं, और ये यहाँ देखें तो ये गोवा, छोटा जो राज्य है गोवा। तो इस तरीके से अपन जो राज्यों की संख्या कितनी है 28। फिर अपन कहीं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए आपके सामने, एक तो ये अंडमान निकोबार है केंद्र शासित प्रदेश, जो अपन के बंगाल की खाड़ी में, एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है दोनों तरफ, एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर में। फिर आप देखें इससे तो यहाँ पंजाब हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। फिर इसी रूप में आप देखें ये चंडीगढ़ है, यहाँ अपन के दिल्ली। उसके बाद आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये दोनों भी केंद्र शासित प्रदेश। फिर इस वाले भाग से देखें तो दादर नगर हवेली, दमन व दीव, इन दोनों को मिलाकर एक ही है,
दादर नगर हवेली को अभी अपन आगे लिखेंगे अलग। दादर नगर हवेली, दमन व दीव, इनकी अब जो राजधानी है वो दमन को रखा गया है। पहले दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। फिर आप देखें इधर पुदुचेरी है, और पुदुचेरी तमिलनाडु के तटवर्ती भाग में है। लेकिन पुदुचेरी के अपन कहें 4 भूभाग हैं। एक तो पुदुचेरी मुख्य भूभाग है, फिर ये कराईकल, ये भी तमिलनाडु तटवर्ती भाग में है, ये यानम, ये आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग में है, और इधर देखें तो ये माहे, ये अपन कहें केरल के तटवर्ती भाग में है। इसका मतलब पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो 3 राज्यों के भूभाग से जुड़ा हुआ है। 3 कौन से? तमिलनाडु के तटवर्ती भाग में 2 पुदुचेरी कराईकल, आंध्र प्रदेश में 1 यानम, और जो अपन कहें केरल के अंदर है माहे। इन 3 जगह को अपन 3 राज्यों से, और इसका जो पूरा प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो इस पुदुचेरी वाले मुख्य सेंटर से चलता है। इस तरीके से अपन कहें ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये अपने का 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें जो नए बने हैं उनको आपको जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अपन ने बात की थी उस पे देखिए आप, ये आपके सामने भारत के बीचों बीच जिसको अपन ने कहा था जो कर्क रेखा गुजरती है, और जो कर्क रेखा देखिए आपके सामने अपन ने, ये जो आपके सामने जो कर्क रेखा बताई थी इस रूप में, तो यही कर्क रेखा जो आपके सामने देखिए, और ये अपन कहते हैं कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 स्टेट से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 कौन से राज्य हैं आपके सामने देखिए, इसमें जो 8 राज्य हैं, जैसे अपन कहें एक ये आपके सामने गुजरात है, फिर देखिए थोड़ा सा भाग ये दूसरा स्टेट आप देखिए तो ये राजस्थान है, तीसरा स्टेट आप देखिए तो ये एमपी मध्य प्रदेश है, फिर चौथा स्टेट मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है ये छत्तीसगढ़ है, फिर आप देखिए उसके बाद बिहार से अलग हुआ है ये झारखंड है 5 नंबर पे, और फिर ये 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल है, फिर आ जाता है बांग्लादेश, और फिर ये 7 नंबर के ऊपर है ये आपके सामने त्रिपुरा है, और ये 8 नंबर वाला है ये स्टेट, इसका नाम है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यदि बात करते हैं पश्चिम से पूर्व, जहां अपन के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और यदि पूर्व से बात करते हैं तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, और फिर गुजरात है। इस तरीके से 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें भी आपके ध्यान रखना है कौन सा कोई बड़ा नगर है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ कितनी नजदीकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उससे संदर्भित आपको मैपिंग में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है। जैसे आपके सामने कह दे पटना, लखनऊ, जयपुर, और एक लिख दे रायपुर, इसका मतलब कौन सा एक शहर जो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, तो रायपुर जो अपन कहें छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो ये मैपिंग से संदर्भित भी कोई अपने को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए इस वाले भाग में यहाँ नीचे श्रीलंका है और ये भारत की मुख्य भूमि है, और इसके बीच में यहाँ अपन कहें एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, या पाक स्ट्रेट भी लिख देता है। स्ट्रेट का मतलब पास, जल संधि। पाक स्टेट या पाक जल संधि जो कहाँ है, श्रीलंका व भारत के बीच स्थित है। किनको जोड़ती है, इधर देखें तो ये है मन्नार की खाड़ी,
इधर देखें तो ये है मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है। और इधर देखें तो ये है अपन कहीं बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। नाम क्या रखा है? पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य या जल संधि, जिसको अपन नाम दे रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय पाकिस्तान के दो पार्ट थे। जहां आज का बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था, और जो आज का पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो इधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिम पाकिस्तान, एक ही देश के दो भूभाग अलग अलग क्षेत्र में, और बीच में भारत। तो दोनों की जो कनेक्टिविटी थी जुड़ने की, वो भारत के बीचों बीच तो रास्ता हो नहीं सकता। तो जो भारत और पाकिस्तान जो दो भाइयों के रूप में अलग हुए, तो उनके लिए जो न्यूनतम रास्ता था जो जलीय मार्ग का, पाकिस्तान से होते हुए यहाँ भारत श्रीलंका के बीच से जल मार्ग से होते हुए और यहाँ पहुंचते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो ये अपन के दोनों पाकिस्तान के भूभाग को जोड़ने वाला क्षेत्र था, इसलिए इसको नाम क्या रखा? पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्टेट नाम रखा गया। हालांकि अपन कहीं फिर बांग्लादेश अलग सेपरेट देश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया 1971 में, लेकिन उसके बाद भी अब भी इसका नामकरण क्या है? पाक जल संधि। अब अपन कुछ बात ये करते हैं कि भारत के संदर्भित रूप में जो पड़ोसी देश है, उनके संदर्भित रूप में अपनी कुछ जानकारियां हैं। देखिए आपके सामने ये देखिए, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा है जो लगती है? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का जो बिल जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद अपन के सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है कुछ, तो उसको आप ध्यान दें। जैसे पाकिस्तान से कौन से राज्यों की सीमा लगती है? आपके सामने देखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3। इसका मतलब 3 स्टेट लगते हैं। लेकिन उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक लगता है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। 2 यूटी लग रहे हैं, ये स्टेट हैं। इसका मतलब पाकिस्तान से पहले जो 4 राज्यों की सीमा लग रही थी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अब वो स्थिति क्या होगी आपके सामने? अगर जहां 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए पाकिस्तान से सीमा लगने वाले, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 3 राज्य व 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए उधर उस वाले भाग की तरफ चलते हैं। इधर देखिए अपन कहीं चाइना, चीन है। ये चीन से जो लगने वाले जो आप देखिए, आप इस वाले भाग में यहाँ है ये यूटी, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो एक है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, और अब आप देखें तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्यों की बात करें आपके सामने, तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, फिर नेपाल आ गया, फिर सिक्किम 3, फिर भूटान आ गया, और अरुणाचल प्रदेश 4 और स्टेट। पहले चीन से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती थी, अब 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो लद्दाख की सीमा। जम्मू कश्मीर की सीमा अब चीन से नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। फिर देखिए आपके सामने जो वास्तविक रूप में जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो हिस्सा बोलते हैं अपन, और जो अपन के लद्दाख का भी जो पार्ट है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में है, तो इस वाले पार्ट में यहाँ आप देखें तो ये केवल लद्दाख की जो सीमा है वो अपन कहीं किससे लगती है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से एक की सीमा लगती है, और वो भी किसकी लगती है? यूनियन टेरिटरी। पहले जम्मू कश्मीर राज्य की जो सीमा थी, जो भारत का संपूर्ण भाग है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को भी जोड़कर अपन बात करते हैं,
उसको अपन कहते थे जम्मू कश्मीर की लगती है, और अब किसकी लगती है? लद्दाख की, अफगानिस्तान से एक केंद्र शासित प्रदेश की। फिर देखिए आप, तो चीन से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपन के लद्दाख। फिर देखिए नेपाल, और ये आपके सामने ये लिखा हुआ है नेपाल। इस नेपाल देश से देखें तो इधर से आप देखिए, इधर से ये तो उत्तराखंड की सीमा, ये उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, ये पश्चिम बंगाल 4, और ये सिक्किम 5। इसका मतलब नेपाल देश से पहले भी 5 राज्यों की सीमा लग रही थी, और अब भी 5 राज्यों की सीमा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इधर से सिक्किम। सिक्किम जो 9 जैसी आकृति में है, तो 5 राज्य। फिर आप देखें, ये है भूटान, और भूटान से जो आप सीमा की बात करते हैं, तो देखिए भूटान से इधर से तो लगती है सिक्किम की, ये लगती है अपन कहीं पश्चिम बंगाल, ये अपन कहीं आसाम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो कितनी लगती है? 4। और पहले भी भूटान से 4 ही अपन कई राज्यों की सीमा लगती थी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। फिर आप देखिए इस वाले भाग से इधर की जो बात करते हैं, ये इधर जो देश है इसका नाम है म्यांमार, इसका पुराना नाम है बर्मा। और म्यांमार से सीमा लगने वाले जो राज्य हैं, एक तो अपन के ये अरुणाचल प्रदेश, ये अपन के नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम। ये 4 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर मिजोरम। ये 4 राज्यों की सीमा। फिर देखिए आप, यहां है अपन कहीं बांग्लादेश, इस वाले भाग में ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो सीमा है, इस वाले भाग को देखिए आप, इधर से देखें तो ये तो आपके सामने लग रहा है पश्चिम बंगाल, इधर से अपन देखें तो त्रिपुरा 2, फिर इस तरफ वाले भाग में यहां नीचे मिजोरम 3, फिर ये असम इधर से भी लगता है, असम इधर से भी लगता है। असम का भूभाग मेघालय के इधर से भी है, और जो अपन के इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इधर से भी है। तो असम दोनों तरफ से लग रहा है, राज्य एक ही है। और फिर ये है अपन कहें मेघालय। तो ये अपन कहें कितने राज्यों की बात हुई? अपन कहें 5। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मैपिंग के अंदर, जो आप अपन आगे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक को जब अपन लिखेंगे तो उससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा किस रूप में है। तो ये अपने भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में अपनी बात की है, किस रूप में है। देखिए आप इसमें अब भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं। और इसमें आप देखें 1 नंबर पे लिखा अपन ने पाकिस्तान, और पाकिस्तान से 3 राज्यों, 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, व पंजाब,
3 राज्यों में पाकिस्तान में पंजाब तथा 2 केंद्र शासित यूटी केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। और वो 2 कौन से हैं अपन कहें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान से 3 राज्यों की सीमा और 2 आप कहें केंद्र शासित प्रदेश की सीमा। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान से लद्दाख यूटी, इसको शॉर्ट में लिख दिया यूनियन टेरिटरी, केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, ये ध्यान रखें। हालांकि इस समय अफगानिस्तान से अपनी प्रत्यक्ष सीमा नहीं लगी हुई है, ये जो लद्दाख का भाग है पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है। फिर देखिए आपके सामने चीन से 4 राज्यों की, और 4 राज्य कौन से हैं आपके सामने, जो अपन कहें उत्तराखंड, हिमाचल, पहले लिखे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। जो अपन ने मैप में देखा है उसी के आधार पे अरुणाचल प्रदेश तथा एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख का जो अपन के केंद्र शासित प्रदेश है उस वाले भाग से अपन कहें चीन की सीमा लगती। पहले 5 राज्य थे, अब 4 राज्य और 1 यूटी लद्दाख। फिर देखिए आगे 3 नेक्स्ट 4 नंबर पे नेपाल से 5 राज्यों की। 5 राज्य कौन से हैं आपके सामने, 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। पूर्व में भी यही स्थिति थी और अब भी यही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर देखिए भूटान, 4 राज्यों की, और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 राज्य कौन से हैं भूटान से, सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश। जब भी आप इसका नाम लिख रहे हैं तो आपके तुरंत मस्तिष्क में मैपिंग की जानकारी चाहिए। मैप, जब अपन जो बात करते हैं, जैसे ही भूटान, तो तुरंत ये स्थान आपको विजिबल हो, मानसिक चित्रण हो आपको, कि इधर सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर असम है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। मानसिक जो मैप होता है उसी से अपने को हर चीज तुरंत ध्यान आती है। फिर देखिए म्यांमार, और म्यांमार से जो अपन कहते हैं
4 राज्यों की, जो पूर्व की भांति है, 4 राज्यों की। और 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है इसमें। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, और सबसे दक्षिण के अंदर है मिजोरम। तो अपन करें ये 4 राज्य हैं। और अंत में जो अपन कहें 7वां जो देश है, जो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से अपन देखें तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य कौन से हैं आपके सामने बांग्लादेश से? पश्चिम बंगाल, असम, असम 2 तरफ से लगता है। मेघालय, जो केवल पश्चिम बंगाल से ही लगता है। त्रिपुरा व मिजोरम। इस तरीके से देखें तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये सारे अपने मैपिंग में देखे हैं, कौन से देश से कितने अपन कहें देशों की, कौन से देश की कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके सामने अन्य रूप में है, देखिए आप, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है। भारत के 16 राज्यों की 16 राज्यों की पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा लगती है। तथा तो ये तो राज्यों की बात हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में 16 राज्यों की पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा लगती है, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है। प्रदेशों की लगती है। ये इसलिए अपने ऐसा लिखा है, उसका कारण है कि पहले जो ये राज्यों की संख्या थी, ये पहले 17 थी और अब कितनी हो गई है? ये 16। एक राज्य कम हो गया, कौन सा? जम्मू कश्मीर। और उसके पार्ट 2 डिवाइडेशन हो गए, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपके सामने जो अपन बात करें कि ये जो अपन ने कहा है, जिसको अपन ने कहा 16, जहां स्थलीय सीमा गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, फिर उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, पश्चिम बंगाल 9, अरुणाचल प्रदेश 10, इधर नागालैंड 11, मणिपुर 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, और असम 15, और मेघालय 16। तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसलिए अपन ने ये जो टर्म लिखा है, अब 16 राज्यों की पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा लगती है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। ये ध्यान रखना है। और कितने देशों से लगती है? पड़ोसी देशों की जब बात करते हैं तो पड़ोसी देश कितने हैं? 7 देश। स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश अपने कितने लगते हैं? 7 देश। पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक, ये देखिए, भारत के 9 राज्यों की 9 राज्यों की तटीय सीमा, तटीय कह दें या समुद्री सीमा लगती है। तटीय सीमा लगती है, या जिसको अपन कह रहे हैं समुद्री सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य
अंतःस्थलीय सीमा वाले हैं। अंतःस्थलीय का मतलब ये किसी देश से भी सीमा नहीं लगती है और साथ में समुद्र से भी इनकी सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। अंतःस्थलीय, न तो किसी देश से और न ही समुद्र से। इसको नाम दिया अपने अंतःस्थलीय। और ये 5 आपके सामने कौन से हैं, उनको यही आप नाम भी लिख दें। तो 5 की बात कर रहे हैं, 5 कौन से, जहां अपन कहें हरियाणा, पंजाब से जो अलग राज्य हुआ हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश से जो अलग राज्य हुआ छत्तीसगढ़, चौथा जो बिहार से अलग हुआ झारखंड, और 5वां जो अपन कहें आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना राज्य बनने से पहले अंतःस्थलीय वाले 4 स्टेट ही थे, 4 ही राज्य थे। लेकिन तेलंगाना के बाद ये राज्य कितने हो गए, 5 हो गए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी समुद्र से भी नहीं लगते हैं और किसी भी अपन कहें किसी देश से भी दूसरे से नहीं लगते हैं। तो सीमाबद्ध जो अपन कहें या अंतःस्थलीय सीमा वाले राज्य हैं। तो अपने कहें टोटल भारत में 28 राज्य हैं। तो उन राज्यों की अपन ने जो बात कर रहे हैं अपन, फिर लिखिए आगे इसमें, भारत के 2 राज्य तटीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। इसको अपन कहते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में ये जुड़े हुए हैं। और ये 2 वो कौन से हैं आपके सामने, एक है अपन कहीं पश्चिम बंगाल और दूसरा है अपन कहें गुजरात। गुजरात की पाकिस्तान से भी सीमा लगती है और अरब सागर से तटीय भाग से यानी समुद्र से भी लगती है। पश्चिम बंगाल की जहां अपन कहें, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है, 3 देशों से भी इसकी सीमा है। और साथ में बंगाल की खाड़ी के अपन कहें तटीय भाग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये स्थल भी से जुड़ा हुआ है और तट से भी जुड़ा हुआ है। तो अपने कहना जो 16 राज्य जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उसमें भी ये शामिल हैं, और जो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं ये उसमें भी शामिल हैं। तो एक जगह यदि अपन को जोड़ा जाए, यदि आप देखें 16 और 9 25, 25 में से 2 को घटा दें एक जगह से, 25 में से 2 गई तो अपन कहें 23, और 5 अंतःस्थलीय, 23 और 5 28, और भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। अब देखिए भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि पहले वाले क्षेत्र से इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। 3 राज्यों की अपन बात करें आपके सामने, देखिए पहले जब जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था तो उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा लगती थी, लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर अब देखिए सिक्किम, सिक्किम इधर नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चीन से भी लगता है, एक राज्य जो 3 देशों से लग रहा है। ऐसे आपके सामने अरुणाचल प्रदेश भूटान से भी लगता है, चीन से भी लगता है, म्यांमार से भी लगता है, दूसरा राज्य। ऐसे ही पश्चिम बंगाल
जहाँ अपन के नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों से लगते हैं। ऐसे ही एक नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है एक ऐसा है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक एक देश से सीमा बनाते हैं। तो फिर मैं एक बार आपको मैपिंग में आपको दिखाऊं, जैसे गुजरात की केवल पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की केवल पाकिस्तान से लगती है, पंजाब की केवल पाकिस्तान से लगती है। तो एक राज्य जो अपन कहें उसे एक ही देश से सीमा लग रही है। तो जैसे 3 तो ये हुए, ऐसे आपके सामने हिमाचल की केवल चीन से लगती है 4। ऐसे आपके सामने देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा केवल नेपाल से लगती है 5, बिहार की भी नेपाल से लगती है केवल 6। फिर आप देखिए इधर नागालैंड की जो अपन के म्यांमार से लगती है 7, मणिपुर की केवल अपन के म्यांमार से लगती है 8, त्रिपुरा की केवल जो अपन के बांग्लादेश से लगती है 9, और मेघालय की भी केवल बांग्लादेश से लगती है 10। 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल एक एक देश से ही लगती है। तो ये 3-3 देशों वाली सीमा बनाने वाले, पहले तो इसमें 1 नंबर पे लिख दें सिक्किम, दूसरा लिख दें अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा लिख दें पश्चिम बंगाल। और अगली लाइन इसी से जो अपन ने लिखी है, भारत के 10 राज्य हैं जो केवल एक देश से ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। और वो 10 राज्य आप मैप में भी देखें, उसको अच्छे ढंग से आपको ध्यान आएगा मैपिंग में भी। तो भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में अपनी बातें हुई है। भारत के जो स्थलीय सीमा के 7 देश हैं जिसकी अपन ने बात की है। दक्षिण में श्रीलंका से पाक स्टेट वाला भाग है जो अलग करता है, और जो 7 देश हैं वो उससे कौन कौन से भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं उनसे संदर्भित बात हुई है। अभी जो अपन के तो सीमाओं की लंबाई कितनी है, या अपन के तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, उनकी चर्चा अभी अपन आगे करेंगे। और इसी क्रम में अपन अगली जो कक्षा होगी उसमें इसको कंटिन्यूस आगे रूप में अपन देखेंगे। एक जानकारी में जो हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, उन्होंने अभी जो ऑनलाइन रूप में कार्य शुरू किया है, आज का जो टेक्नोलॉजी का जो समय है उस टेक्नोलॉजी के समय के अंदर आप देखें जो कंप्यूटर से संबंधित ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य शुरू किया है श्री सोहन जी ने। उनके इस पे मोबाइल नंबर भी हैं। कोई ऐसा बच्चा हो जो आपका भाई बहन हो तो उसको आप ज़रूर सूचना दें, और उसको जो कहीं ना कहीं इसमें अपने यदि कैरियर देखता है तो घर बैठे भी कार्य कर सकता है। ये बैचेज जो शुरू किए हुए हैं 2 जून से नए बैच हैं जो सुबह 7 बजे से हैं, 8 बजे हैं, इवनिंग में 8 बजे से हैं। तो ये अलग अलग बैच शुरू किए हैं, घर बैठे ही वो इस कोर्स को कर सकते हैं। और अब बेहतर जो भविष्य के रूप में विकल्प भी है ये, और ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा टेक्नोलॉजी का जो समय है। और आज की जो परिस्थितियों में निश्चित रूप से ये सफल कारगर हो रहा है। तो कहीं जो टेक्निकल वाले पार्ट से आपके कोई भाई बहन या साथी मित्र जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको भी आप जानकारी दें। धन्यवाद।